शुरुआत कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। एक बड़ी खबर आ रही है, पटना मर्डर का सीसीटीवी आ गया है सामने। अस्पताल में हथियारों के साथ दिखे हैं बदमाश। पारस अस्पताल में मर्डर से पहले और बाद का वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 5 बेखौफ बदमाश हथियारों के साथ अस्पताल में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। कमरा नंबर 209 में जाकर इन्होंने फायरिंग की है। ये तस्वीरें अब अस्पताल के सीसीटीवी से सामने आई है। पटना मर्डर का ये सीसीटीवी फुटेज। बिहार में बेखौफ हैं हत्यारे और अस्पताल में घुसकर किस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, इसका सबूत इस सीसीटीवी में कैद है। अस्पताल में हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं ये बदमाश, बिना किसी खौफ के। सबके हाथों में हथियार हैं और उन हथियारों के साथ ही आपको हम दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी। पारस अस्पताल का ये सीसीटीवी है जहां मर्डर से पहले और बाद का वीडियो सामने आ गया है। 5 बेखौफ बदमाश हथियारों के साथ अस्पताल में दाखिल होते हैं। अस्पताल के नंबर 209 में जाकर उन्होंने फायरिंग की है। और अब हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सीसीटीवी का ये पूरा फुटेज आपको दिखाते हैं, कैसे अस्पताल के अंदर ये बदमाश दाखिल हुए। और अब देखिए, गोली फायर करने के बाद, ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार में हत्यारे बदमाश किस कदर बेखौफ घूम रहे हैं। ये तस्वीरें इसकी जीती जागती मिसाल हैं। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर ये बता रहा है कि 5 बदमाश, 5 शूटर किस तरह से बेधड़क होकर बेखौफ अंदाज में अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और बिना किसी खौफ के इस हत्याकांड को दिया जाता है अंजाम। पटना के अस्पताल में मर्डर किया गया है और अब अस्पताल का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है, जिसमें ये हत्यारे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, 5 जो बदमाश हैं, जो हत्यारे हैं, उन्होंने अपने चेहरे ढके नहीं हुए हैं, उनके चेहरे खुले हुए हैं, यानी कोई खौफ नहीं था इन बदमाशों को पकड़े जाने का। कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मर्डर किया जाता है। तो बिहार में एक के बाद एक हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। आज पटना में सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अस्पताल के अंदर घुसते हैं बेखौफ 5 बदमाशों को ध्यान से देखिए। बिना हिचकिचाहट के ये आगे बढ़ते हैं। चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इनकी चाल ढाल से इनके इरादों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 5 बदमाशों में से आगे चलने वाले 2 बदमाश, जिनके सिर पर टोपी नहीं है, किसी खास टारगेट को ढूंढ रहे हैं। इनकी आंखें किसी खास नंबर कमरे की तलाश कर रही हैं और पीछे चलने वाले 3 बदमाश, जिन्होंने टोपी पहन रखी है, इनको फॉलो कर रहे हैं। तभी आगे चल रहा शख्स, जिसने सफेद शर्ट और नीली जींस पहनी है, वो कमरा नंबर 209 के पास रुक जाता है। अपनी कमर से पिस्टल निकालता है और पिस्टल को लोड करते हुए कमरे का दरवाजा खोलता है। इसी शख्स के पीछे सभी बदमाश पिस्टल ताने हुए कमरे में एंट्री करते हैं। कमरा नंबर 209 में पैरोल पर रिहा बदमाश चंदन मिश्रा भर्ती था, जिस पर 5 शूटर ने गोलियां बरसाई। मर्डर के बाद सभी बदमाश आराम से भागते हुए निकल जाते हैं। अस्पताल के गलियारे में सीसीटीवी लगा था, जिसमें बदमाशों का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। और पटना के पारस अस्पताल में दिनदहाड़े हुई हत्या के बाद से सियासत गर्म है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अपराधियों को किसी हाल में नहीं बख्शेंगे। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अब कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं बचा है। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया है? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है। और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे।
और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एडीजी का बेतुका बयान सामने आया है। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा, मई जून में ज्यादा मर्डर्स होते हैं। मई जून में किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए मर्डर ज्यादा होते हैं। बरसात तक अपराध ज्यादा होते हैं, ये कह रहे हैं एडीजी। बेतुकी दलील एडीजी के जरिए सामने रखी गई। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। और बिहार के रोहतास में एक जेडीयू कार्यकर्ता के पिता की हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। हत्याकांड की एक और वारदात से बिहार सुर्खियों में है। वारदात रोहतास जिले के सासाराम की है, जहां अमझौर थाना क्षेत्र के अमरा गांव में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम पारस सिंह था, जो जेडीयू कार्यकर्ता अजय कुमार भोला के पिता थे। हमलावर ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपनी गौशाला में सोए हुए थे। सोते हुए धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ महीने पहले ही परिवार ने घर से दूर खेत में अपनी ये गौशाला बनाई थी। इसी गौशाला में सोने के दौरान पारसनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त वो गौशाला में अकेले थे, जहां मौका पाते ही धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया गया। आज सुबह जब काफी देर तक वो घर नहीं लौटे तो परिवार के लोग गौशाला में उनसे मिलने पहुंचे, जहां खून से लथपथ उनका शव मिला। वारदात के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बिहार के दानापुर में एक 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में दहशत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना से सटे दानापुर के हत्याकांड गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब राकेश सिंह के 20 वर्षीय बेटे शिवम उर्फ बंटी का खून से सना शव उसके ही घर के बाहर पड़ा मिला। परिजनों ने बताया कि शिवम दानापुर में किराए के मकान में अपने माता पिता के साथ रहकर पढ़ाई करता था और 4 दिन पहले ही गाँव आया था। क्या करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ता था। यहाँ घर है ना। अच्छा। हाँ, दादा है तो रह जाता यहाँ। अच्छा। शिवम के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की बात कही गई है। हत्या की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। युवक जिनका नाम शिवम बंटी है, उनके घर के पास ही किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है और इसमें SHO शाहपुर और हम सभी लोग घटनास्थल पर आए हुए हैं। FSL की टीम को बुला लिया गया है, वो अपना साक्ष्य संकलन करके जारी की है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर चिराग पासवान का पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में कानून व्यवस्था चिंता का विषय बनता जा रहा है। बदमाशों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस की कार्यशैली समझ से परे है। चिराग पासवान ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अपराधी कानून को सीधी चुनौती दे रहे हैं। पटना में गंगा नदी में डूब रहे एक बच्चे के लाइव रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो पटना सिटी के भद्र घाट का है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफनती नदी में एक बच्चा नहाने के लिए चला गया और इसी दौरान गहरे पानी में डूबने लगा। पटना के भद्र घाट पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए SSB के 11 जवानों की तैनाती की गई है। गनीमत रही कि डूब रहे बच्चे पर SSB के जवानों की नजर पड़ गई और तुरंत कई जवान बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद गए, लेकिन पानी का तेज बहाव होने की वजह से बच्चे को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया। नहाने के लिए 2-3 बच्चा लोग आया था, तो हमारा संदरी इधर खड़ा है,
तो संदरी ने देखा कि इन लोग चलते चलते आगे निकल के एक बच्चा वापस नहीं आ पा रहा था, वो डूब रहा था। तो मैंने संदरी ने क्या किया, उसको वो थोड़ा बहुत दूर चला गया था बच्चा ने, तो लेकिन वहाँ से डूब रहा था। तब क्या हो गया, संदरी ने आके उसको बचा दिया। लेकिन हमारा संदरी को क्या हो गया, इतना करंट है कि गंगा में अभी वापस नहीं ले पा रहा था। बच्चा पटना के गोरहट्टा का रहने वाला है, जो अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया था। बारिश के चलते नदियां इन दिनों उफान पर हैं। प्रशासन लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में मानसून सक्रिय होते ही भारी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। दक्षिण बिहार की प्रमुख फल्गु नदी इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे गया, जहानाबाद और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। तस्वीरें जहानाबाद की है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। क्या सड़कें, क्या गली मोहल्ले और क्या लोगों के घर, हर जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश के साथ साथ जहानाबाद में कई जगह फल्गु नदी का तटबंध टूटने से घोसी प्रखंड और मोदनगंज प्रखंड इलाके में 24 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। 50,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। नालंदा के पूरब से होकर बहने वाली जिरायल नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके कारण अस्थावा प्रखंड में तटबंध टूटने से खेतों में पानी भर गया है और कई गांव इसकी चपेट में आ गए। बहादुर रोड का पूरा रास्ता जाम हो गया, पूरा जाफरगंज में घुस गया। हम लोग को पूरा घूम को आना पड़ रहा है। ये बहुत होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा काम होता है, लेकिन पुल नहीं बनता। रात में पानी आया, सबके घरों में घुस गया। और वहीं राजस्थान के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश और जलभराव के बीच लोगों के सामने किस तरह की परेशानी आन खड़ी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के चुरू जिले में भारी बारिश के चलते शमशान घाट का रास्ता जलमग्न हो गया। ऐसे में स्थानीय पार्षद ने 2 घंटे में अस्थायी पुल बनवाकर शव यात्रा निकलवाई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अस्थायी पुल से शव यात्रा निकलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल चुरू जिले के सुजानगढ़ में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते भोजलाई बास में स्थित चपाटिया तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से शमशान घाट, मंदिर और स्कूल जाने वाले रास्ते बंद हो गए। इस बीच इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब लोगों के सामने शमशान घाट तक पहुंचने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन स्थानीय नेताओं ने इसका जुगाड़ निकाला और शव शमशान घाट तक पहुंच गया। इस शव यात्रा में करीब 200 लोग शामिल हुए। बारिश के मौसम को देखते हुए अगले 1 महीने तक इस पुल को रखा जाएगा। अगर देखें तो राजस्थान के चुरू जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई और इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के धौलपुर से भी बारिश की ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जलभराव के बीच कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले देखिए राजस्थान के धौलपुर की ये तस्वीरें। छोटे छोटे स्कूली बच्चे पानी के बीच आने जाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे डरे सहमे हैं। गनीमत है कि बच्चों के साथ उनके परिजन नजर आ रहे हैं, जो बच्चों को पानी के बीच सड़क पार करा रहे हैं। अब देखिए दूसरी तस्वीर, कैसे ये शख्स और एक महिला पानी में फंस गए। स्कूटी बंद पड़ गई, साथ ही स्कूटी का नियंत्रण भी बिगड़ गया। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद ये लोग पानी से निकलने में सफल रहे। अब देखिए ये तीसरी तस्वीर, कैसे पानी के बीच वाहनों की लंबी कतार लगी है। सड़क पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं धौलपुर के पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में ज्यादा पानी की वजह से 5 गेट खोलकर पानी रिलीज किया। फिलहाल 5500 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो बाकी गेट भी खोले जा सकते हैं, जिससे लोगों की ये परेशानी और बढ़ सकती है। सड़कों पर इससे ज्यादा जलभराव हो सकता है, जिसे देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम भी तैनात की गई है। और प्रयागराज में देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने संगम नगरी की तस्वीर पूरी तरह बदल कर रख दी है। संगम पर इस समय नजारा ऐसा है मानो कोई समुद्री तट हो। प्रयागराज में गंगा और यमुना की लहरें तूफानी अंदाज में उठ रही हैं, जो घाटों से टकराकर शोर मचाती लौट रही हैं। यहाँ गंगा यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। संगम इलाके में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इस कारण संगम में समुद्र जैसी लहरें उठ रही हैं, जो घाटों से टकराकर ऊंची ऊंची उठ रही हैं।
इन लहरों की गति और उग्रता देखकर ऐसा लग रहा है जैसे संगम कोई शांत नदी नहीं बल्कि समुद्र का तट बन गया। हालात को देखते हुए जल पुलिस ने संगम क्षेत्र में नावों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही सभी नाविकों को हिदायत दी गई है कि वे गहरे पानी की ओर बिल्कुल ना जाएं। जल पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी संगम क्षेत्र में तैनात हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तेज बारिश के साथ साथ हवाओं ने भी प्रयागराज में कहर ढाया। कई जगह बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए जिससे आवाजाही पर असर पड़ा। हालांकि इन सब के बीच प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। लोगों को परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में अगले 48 घंटों में तेज बारिश के आसार हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। कई इलाकों से ऐसा खौफजदा कर देने वाला वीडियो सामने आ रहा है। एमपी के जिन इलाकों में आज और कल तेज बारिश की संभावना है उसमें ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल शामिल है। बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। एमपी में बाढ़ बारिश के बीच हादसों की तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से ये वीडियो सामने आया था, जहां दवेरा गांव के पास पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। मना करने के बाद भी बाइक सवार युवक यहीं से गुजरने लगा। एक बच्चा भी बाइक पर बैठा था, जिसके बाद बाइक तेज रफ्तार पानी में बह गई। इस बीच ये लड़का तो बाइक से उतरकर पानी के बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरा लड़का बाइक के साथ पानी में बह गया। बाइक पानी में डूब गई और युवक तेज रफ्तार पानी के साथ बहने लगा। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि आसपास मौजूद लोग मदद के लिए पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सके। गनीमत रही कि पानी में बह रहे युवक किसी तरह पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। और जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को आज रोक दिया गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों बेस कैंप से यात्रियों को रवाना नहीं किया गया। देखिए हमारे संवाददाता महराज अहमद की ये रिपोर्ट। मौसम के मिजाज सुधरते ही अमरनाथ यात्रियों के जत्थे जो है वो बेस कैंप श्रीनगर में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है कुछ यात्री हमारे साथ हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए हैं अभी, हाँ। क्योंकि यात्रा को आज बिल्कुल रोक दिया गया है। मौसम अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। अच्छा। क्या मनोकामना रहेगी बाबा से? बाबा से यही मनोकामना रहेगी कि अच्छा मौसम रहे और व्यवस्था सब अच्छी हो जाए, खुल जाए। हमको बाबा अच्छे, हमको 22 तारीख को दर्शन करना है, जब तक बहुत अच्छा खुला मौसम हो जाए और खूब अच्छे से दर्शन हो जाए। बाबा से यही दुआ रहेगी कि मौसम अच्छा हो, हर एक आदमी को दर्शन होके, यही रहेगा। मौसम को लेकर क्या दुआएं हैं विशेष? दुआ यही है कि अच्छा मौसम हो जाए, शहर यात्री आए हैं, सब किसी को बाबा से मुलाकात हो जाए, दर्शन हो जाए। 21 तारीख को बालटाल जाएंगे, 22 को दर्शन करना है। सरकारी आदेशों का पालन हर एक यात्री को करना चाहिए और ये बिल्कुल उसी तिथि पर जाएंगे जब इनका तारीख जब इनको दी गई है, और कोशिश करेंगे कि ये दुआ करेंगे वहाँ पे कि मौसम भी जो है यात्रियों के यात्रा के अनुकूल रहे और हर एक यात्री को बाबा बर्फानी के दर्शन देखने को मिले। बड़ी खबर आ रही है, रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली है बड़ी सफलता। लद्दाख सेक्टर में आकाश प्राइम सिस्टम का परीक्षण हुआ है। 15,000 फीट पर आकाश प्राइम का यह सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब लद्दाख में आकाश प्राइम सिस्टम का परीक्षण किया गया और ये एक बहुत बड़ी सफलता भारत के रक्षा क्षेत्र में है। लद्दाख सेक्टर में आकाश प्राइम सिस्टम का आप परीक्षण होता हुआ देख रहे हैं। ये 15,000 फीट पर आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी खुद जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। सेना को मिले इनपुट के आधार पर 6 जिलों में 50 से 60 आतंकी सक्रिय बताए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की यह रिपोर्ट। जम्मू संभाग में कई जिलों में इस वक्त आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सीआरपीएफ की तरफ से 20 नई बटालियन रेस की जा रही है और ज़्यादातर जवान जो है वो जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किए जाएंगे ताकि एंटी टेरर ऑपरेशंस में तेज़ी लाई जा सके। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग में इस वक्त आतंक के खिलाफ कई ऑपरेशन जो हैं वो चलाए जा रहे हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 50 आतंकी जम्मू संभाग में सक्रिय हैं और ज़्यादातर आतंकी जो है वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और उन्हीं के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं क्योंकि अब सीआरपीएफ 20 नई बटालियन रेस करने जा रहा है और जल्द ही इनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में होगी और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर से आतंक का खात्मा पूरी तरीके से कर लिया जाएगा। और असम के गोलपाड़ा जिले के पैकन में वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हैं। वन विभाग की टीम वहां अतिक्रमण हटाने गई थी। तस्वीरें असम के गोलपाड़ा के पैकन विद्यापुर इलाके की हैं। गांव वालों के गुस्से की वजह है वन विभाग की टीम जो अतिक्रमण हटाने वहां पहुंची थी। लाठी डंडों पत्थरों से लैस गांव वालों ने वन विभाग की टीम पर हमला किया तो उन्होंने गोली चला दी। वन विभाग की टीम की तरफ से चली गोली में सकोवर हुसैन की मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद गाँव वालों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। वन विभाग की टीम पर हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। वन विभाग और गांव वालों के बीच मामला 10 जुलाई को शुरू हुआ जब वन विभाग की टीम पैकन में अतिक्रमण हटाने और जंगल जाने वाले रास्ते को बंद करने के लिए पहुंची थी। गांव वालों ने वन विभाग की इस कोशिश का विरोध किया। आज जब वन विभाग की टीम जेसीबी लेकर उस सड़क को बंद करने के लिए पहुंची जिसका इस्तेमाल गाँव वाले करते थे तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। वन विभाग का कहना है कि आत्मरक्षा में उन्हें गोली चलानी पड़ी। गोलीबारी में एक शख्स की मौत के बाद इलाके में तनाव है। स्थानीय लोग अतिक्रमण रोकने और पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली के निहाल विहार इलाके के एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। खुदकुशी के लिए उसने अपनी पत्नी को कसूरवार बताया। घरेलू कलह ने एक और पति की जान ले ली। युवक अपनी पत्नी के रवैये से परेशान था और उसने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले विकास ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और अपनी मौत के लिए पत्नी को कसूरवार बताया। जिंदगी सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से चीज़ें सब खराब होने लगी कि तुमने दिया क्या क्या नहीं किया। मैं किसी को दोषी नहीं, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मगर ये चीज़ें कोई नहीं समझ रहा, उनको ये चीज़ें दिख रही कि टॉर्चर करता है कि वाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, किस गैर मर्द के साथ जा रही है। एक शाकिब नाम का बंदा है जिसको मैंने अपनी मर्जी से अपने घर में घुसाया, मोमडन है। इतना ही नहीं, विकास ने इस वीडियो में अपनी अंतिम इच्छा भी बताई और बेटे को अपने परिजनों को सौंपने की बात कही। मेरा बेटा मेरे माँ बाप को मिले क्योंकि उनका एक बेटा यहाँ से जा रहा है। मैं अपने बच्चे को उनके घर नहीं छोड़ सकता। मेरा बेटा मेरे माँ बाप को मिले कि उनका एक बेटा यहाँ से जा रहा है। मैं अपने बच्चे को उनके घर नहीं छोड़ सकता। और राजस्थान के सीकर जिले में दांता रामगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है जिसने सबको झकझोर दिया है। 4th क्लास की 9 साल की छात्रा प्राची को अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ। वीडियो में दिख रही 9 साल की इस बच्ची को देखिए जो अपना नाम प्राची बता रही है। इस प्यारी सी बच्ची को देखकर कोई नहीं कहेगा कि इतनी छोटी उम्र में कार्डियक अरेस्ट आने से इसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि प्राची क्लासरूम में टिफिन खोल रही थी, तभी उसे अचानक चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल स्टाफ बच्ची को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्राची को सीकर रेफर किया। लेकिन बताया जा रहा है कि रास्ते में दूसरा अटैक पड़ने से बच्ची ने दम तोड़ दिया। प्राची 3 भाई बहनों में मझली थी। हंसमुख और हृष्ट पृष्ट प्राची की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। हालांकि खांसी जुकाम की वजह से एक दिन स्कूल नहीं गई थी, लेकिन स्वस्थ होने पर वापस स्कूल पहुंची। इतनी कम उम्र में इस छोटी सी बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आने की बात ने सबको हैरान कर दिया है। प्राची की अचानक मौत ने परिवार, स्कूल और पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। और अहम खबर है, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दायर हो गई है। गुरुग्राम जमीन घोटाला केस में यह चार्जशीट दायर की गई है। 3.53 एकड़ जमीन धोखाधड़ी से खरीदने का आरोप लगा है रॉबर्ट वाड्रा पर। कल 37 करोड़ 60 लाख की 43 प्रॉपर्टीज अटैच कर दी गई थी रॉबर्ट वाड्रा की। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला कितना मुश्किलों भरा साबित हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा के लिए? आगे मुश्किलें क्या और बढ़ने वाली हैं?
जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, सवाल एक बार दोहराएंगे। जितेंद्र, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट की डिटेल्स हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे। कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं वाड्रा की? जी बिल्कुल, देखिए वाड्रा की मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि जो शिकोहपुर की जमीन थी गुरुग्राम में 3.5 एकड़ की जमीन थी जिस पर पूरा घोटाला किया गया। जो प्राइवेट लैंड थी उसका कमर्शियल जो इसका यूज था वो चेंज कर दिया गया, उसका कमर्शियल कर दिया गया। जिसके बाद जो पोड़ियों के दाम पे स्काईलाइट जो कि वाड्रा की कंपनी थी उसने जमीन ली थी और उसके बाद उसके मोटा मुनाफा इसमें वाड्रा को हुआ। तो उसके बाद अंकेश्वर प्रॉपर्टी जिससे जमीन वाड्रा ने ली थी, वाड्रा की कंपनी ने, उसने बाकायदा मुकदमा सबसे पहले गुरुग्राम में दर्ज कराया। उसके बाद ईडी ने इस केस को ओवर करा और काफी गहन जांच के बाद अब ईडी ने इस केस के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ईडी के सूत्रों का कहना है कि ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस तरीके से अपने प्रभाव का, अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए वाड्रा ने लैंड यूज चेंज करवाया और जो जमीन उसने शिकोहपुर में कोड़ियों के दाम पर ओंकेश्वर प्रॉपर्टी से ली, उसको किस तरीके से बाद में उसकी जैसी कमर्शियल वो हुई प्रॉपर्टी, उसके बाद उसके दाम जो कोड़ियों के दाम थे वो अचानक से काफी ऊपर पहुंचे और उसके बाद उसको आगे बेचा गया। तो फिलहाल अब तक इस केस के अंदर तकरीबन 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वाड्रा से संबंधित वो अटैच की जा चुकी है। साथ ही अब कुल मिलाकर 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें वाड्रा भी पूरे तरीके से फंसे हुए हैं। एक तो शिकोहपुर की जो जमीन घोटाला था इसमें आज चार्जशीट दायर कर दी गई है। इसके अलावा भी राजस्थान में एक पीएमएलए का केस है और साथ ही जो संजय भंडारी के साथ जो वाड्रा की ट्रांजेक्शन सामने आई उसको लेकर अभी ईडी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तकरीबन 38 करोड़ की 43 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें अटैच कर लिया गया है और चार्जशीट में जो बातें दर्ज हैं उससे साफ लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ेंगी। और धर्मांतरण केस में गिरफ्तार छांगुर की करीबी नीतू की बेटी की सगाई छांगुर की नाती से तय हुई थी। दहेज में नीतू ने तकरीबन 5 करोड़ का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छांगुर के बेटी के परिवार को गिफ्ट किया था। यूपी के बलरामपुर में उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर से संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के धर्मांतरण के सबसे बड़े गिरोह चलाने वाले छांगुर की सबसे करीबी नीतू से उसका रिश्ता कितना गहरा था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि नीतू ने अपनी बेटी की शादी छांगुर की बेटी के बेटे से कर दी थी। शादी तय हो गई थी, एंगेजमेंट हो गई थी और गिफ्ट के रूप में इस पूरे शोरूम को नीतू उर्फ नसरीन ने छांगुर के परिवार को गिफ्ट किया था। उतरौला का मेन बाजार देखिए कितना रश रहता है और कितना पॉश इलाका है। इस पॉश इलाके में ये 3 मंजिला ये शोरूम है जो कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है और इस 3 मंजिले शोरूम को बतौर गिफ्ट छांगुर के बेटी के परिवार को नीतू जो उसकी सबसे बड़ी राजदार, सबसे बड़ी करीबी थी, उसने दे दिया था। इसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ है और आज जब उतरौला में ईडी की रेड चल रही है तो इस लोकेशन पर भी सुबह 5 बजे से ईडी की टीम मौजूद है। सामने आप देखेंगे जो इसका गेट है वहां पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और कुछ लोग जो अंदर इस शोरूम में मौजूद है उनसे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चल रहा है। और छांगुर की सबसे करीबी नीतू उर्फ नसरीन के शोरूम पर भी ईडी की रेड जारी है। छांगुर के करीबी नीतू के साम्राज्य के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे। छांगुर की सबसे करीबी नीतू उर्फ नसरीन के उतरौला स्थित उस बुटीक और कपड़ों के शोरूम पर भी इस वक्त ईडी की रेड चल रही है जहां पर हम खड़े हैं। ये उतरौला का मेन बाजार है और इस मेन बाजार के बिल्कुल पॉश इलाके में ये 2 मंजिला शोरूम है असीपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन और दोनों फ्लोर पे ये कपड़ों का बड़ा शोरूम है। ऐसी तमाम संपत्तियों को नीतू के नाम पर, नीतू नसरीन के नाम पर छांगुर ने बना रखा था जिससे एक मोटी रकम आती थी और जो पैसे बाहर से ट्रांजैक्शन किए जाते थे उनको ऐसे ही लोकल स्तर पर खपाया जाता था और 2 नंबर के पैसे को ऐसा शक और आरोप है कि 1 नंबर में तब्दील किया जाता था। सुबह 5 बजे से लखनऊ से इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम पहुंची हुई है। बाहर सिक्योरिटी पर्सनल्स को रखा गया है और दोनों फ्लोर पे इस वक्त ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। पूरा डाटा निकाला जा रहा है, बैंक के ट्रांजैक्शंस निकाले जा रहे हैं, कपड़ों की खरीदारी कहां से होती थी, क्या टैक्स भरा जाता था, किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, किसके नाम पर दुकान, किसके नाम पर लाइसेंस, इन तमाम डिटेल्स को जानने की कोशिश हो रही है। और धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर को जमीन बेचने वाले दुर्गेश और संतोष नाम के दोनों भाइयों के घर भी ईडी की टीम पहुंची है और कागजात इकट्ठे कर रही है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए।
उतरौला के मेन मार्केट में उन दोनों भाइयों के घर भी रेड चल रही है जिन्होंने 2019 में अपनी जमीन छांगुर को उसका साम्राज्य जिस जगह पर उसने खड़ा किया उस जगह को बनाने के लिए बेचा था। ये दोनों भाइयों का घर है, संतोष और दुर्गेश बता रहे हैं। और ये जो इस घर के बाहर गाड़ी आपको नजर आ रही है, इसी गाड़ी में बैठकर लखनऊ से ईडी की टीम आई हुई है। और इस वक्त भी अंदर जब हम इस रिपोर्ट को फाइल कर रहे हैं तो उस वक्त ईडी की टीम अंदर मौजूद है और एक एक बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, परिवार की डील क्या थी, क्यों, कब, किसके कहने पर कैसे बेचा गया और उसके बाद से संबंध कैसे रहे, वो पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, उन तमाम डिटेल्स को वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को भी उतारा गया है और सामने आपको यूपी पुलिस और पीएसी के ट्रक्स भी नजर आएंगे। बलरामपुर का ये उतरौला का मेन बाजार है जहां पर ऐसे कुल 12 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त रेड चल रही है, जिसमें ये दोनों भाइयों का घर भी है। दुर्गेश और संतोष इनका नाम बताया जा रहा है। और बलरामपुर में 40 गाड़ियों से ईडी की टीम रेड के लिए पहुंची है। 40 गाड़ियों से छांगुर के करीबी एक पूर्व प्रधान और 2 मौजूदा प्रधानों के घर भी छापा मारा गया है। मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है। प्रशासन ने छांगुर के जिस आवास को गिराया वहीं से देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त बलरामपुर के उतरौला के उसी जगह पर खड़े हैं जहां बीते कुछ दिनों से इस तरह की कार्रवाई चल रही थी और आज देखिए इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ये छांगुर का वही किला है जिसको ध्वस्त किया गया था और इसी कैंपस के अंदर धर्मांतरण का पूरा गिरोह चलाया जाता था। अभी तक जो खुलासा हुआ है, जो डिटेल सामने आ रही है, उसमें यह बताया गया है कि जो 40 गाड़ियों से ईडी की टीम आई है, 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है, उसमें 3 पूर्व प्रधान और इसके अलावा इस जमीन को बेचने वाले वो दोनों भाइयों के घर भी इस वक्त ईडी पहुंची हुई है और लगातार रेड करके कार्रवाई चल रही है। आज सुबह लगभग 5 बजे ईडी बलरामपुर में दस्तक देती है। 2-3 मामले हैं। पहला तो ये धर्मांतरण का मामला, दूसरा आतंकी कनेक्शन और 500 करोड़ की फंडिंग जिसमें अरब के कई मुल्कों में, नेपाल में और भारत के कई राज्यों में इसके तार फैले हुए मिले हैं। कुछ डायरी का जिक्र मिला है और इस पूरे मामले में पहले एटीएस, एसटीएफ के बाद अब ईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं में करीब 30 मिनट तक चर्चा हुई है। बैठक में आदित्य ठाकरे के अलावा उद्धव गुट के विधायक भी मौजूद थे। बैठक में नेता विपक्ष हिंदी भाषा विवाद को लेकर चर्चा हुई है। और देखिए ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई है। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, क्या जानकारी इस बैठक में जिस मसले को लेकर मुलाकात हुई उस पर किस तरह की सकारात्मक बातचीत होने की जानकारी मिल पा रही है? देखिए, महाराष्ट्र की विधानसभा का ये सत्र चल रहा है, ये मानसून सत्र है और इस सत्र में आज जो उद्धव ठाकरे हैं वो पहुंचे थे, कल भी ये पहुंचे थे। कल अंबादास दानवे जो विरोधी पक्ष के नेता हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो उस वक्त भी सदन के अंदर हमने देखा विधान परिषद में काफी चुटकीले अंदाज में जो देवेंद्र फडणवीस उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि आप यहाँ पर हमारी तरफ आ सकते हैं। तो आज दूसरा दिन है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो रही है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा को प्राथमिक विद्यालयों में सख्ती न की जाए। ऐसे कई लेखकों की किताब को जो है उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को अपने नेताओं के साथ देने गए थे, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पारा महाराष्ट्र का बढ़ा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बदल रही हैं, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो बॉडी लैंग्वेज है वो लगातार नरमी की ओर दिखाई दे रही है और इसके संकेत साफ मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जैसे 2022 में एक बड़ा बदलाव हुआ, आगे कुछ भी हो सकता है। हालांकि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की इस मुलाकात से सबसे ज्यादा अगर किसी को पीड़ा है तो वो एकनाथ शिंदे को है। एकनाथ शिंदे का बॉडी लैंग्वेज कल भी हमने देखा, जब एक साथ फोटो खिंचाई जा रही थी उस वक्त भी वो कंफर्टेबल नहीं थे और उद्धव ठाकरे भी उनके बगल में बैठना नहीं चाह रहे थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस खुद उनको रिसीव करने के लिए अपनी कुर्सी से उठे, खुद उन्होंने उनको कुर्सी ऑफर की। तो ये जो संकेत है ये साफ दिखा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें जरूर हलचल मची हुई है। जी जयप्रकाश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ तस्वीरें चर्चा के केंद्र में हैं। आपको दिखाते हैं कि वो वीडियो कौन सा है जो सियासी गलियारों में खूब शेयर किया जा रहा है। सामने की पंक्ति में मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री शिंदे, अजित पवार और स्पीकर राहुल नार्वेकर बैठे थे।
तभी उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं। उनके आते ही फडणवीस और नार्वेकर खड़े हुए और मुस्कुराते हुए उन्हें सीट ऑफर की। खाली कुर्सी के पास एकनाथ शिंदे खड़े थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिंदे की तरफ देखा भी नहीं। इसी बीच अंबादास दानवे आते हैं, उद्धव को अपनी कुर्सी पर बैठने को कहते हैं, लेकिन उद्धव एकनाथ शिंदे के बगल वाली कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। वो विधानसभा परिषद की सभापति नीलम गोऱ्हे की कुर्सी के बगल में बैठते हैं। आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही, 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। पण मला असं वाटतं की अंबादासजी कुठे असले तरी त्यांचा मूळ आत्मा हिंदुत्ववादी। अब विधानसभा लॉबी की तस्वीर देखिए, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे अचानक मिले तो मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। मुंबई के विक्रोली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। एक दुकानदार के साथ मारपीट की तस्वीरें भी सामने है और जबरन उससे माफी मंगवाई गई। क्या मामला था ये पूरा, इस रिपोर्ट में जानिए। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का ये वीडियो महाराष्ट्र के विक्रोली इलाके का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एमएनएस कार्यकर्ता एक दवा दुकानदार को धमका रहे हैं। दुकानदार से जबरन कान पकड़कर माफी मंगवा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दुकानदार को पूरे मार्केट में घुमा रहे हैं। इस गुंडागर्दी के बाद दुकानदारों में दहशत है। एमएनएस कार्यकर्ताओं का कहना है कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक स्टेटस डाला था, जिसके बाद काफी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता दुकान पहुंचे और दुकानदार से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। एमएनएस ने जाते जाते ये भी कहा कि भविष्य में वो कभी मराठी मानुष या मराठी भाषा के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में रहकर मराठी भाषा का कोई अपमान करेगा तो एमएनएस वाले इसी तरीके से उससे सलूक करेंगे। जो बाला साहेब ठाकरे बोलते हैं वो सब मनसैनिक और शिवसैनिक स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी। बाला साहेब ठाकरे जो उत्तर भारतीय हमको मारने का जो तरीका है वो क्या है, और मनसे स्टाइल यही है भाई। ये लोग अभी समझने के बाहर गए, इसलिए वो लोग थोड़ा एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। और क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो गया है। उनका अपने पड़ोसी के साथ विवाद हो गया था। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हसीना जहां और उनकी बेटी अर्शी एक बड़े विवाद में फंस गई हैं। इस बार ये विवाद शमी से नहीं, अपने पड़ोसी से हुआ है। इस वीडियो में देखिए, हसीन जहां अपने पड़ोसी से हाथापाई करती नजर आ रही हैं। इसके बाद पुलिस ने हसीन जहां और उनकी बेटी अर्शी जहां के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि हसीन जहां अपनी बेटी के साथ मिलकर एक जमीन पर अवैध कब्जा कर रही थी। जब उनके पड़ोसियों ने इसका विरोध किया तो वे उनसे हाथापाई करने लगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हसीन जहां और उनकी बेटी पड़ोसियों के साझा इलाके में अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रही थी और इसी बात का उनके पड़ोसी विरोध कर रहे थे। पहले कहा सुनी हुई, फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देखिए किस तरह से हसीन जहां दूसरी महिला को धक्का दे रही हैं। इस घटना का पड़ोसियों ने वीडियो बना लिया और पुलिस से शिकायत की। अब पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल कितना अलर्ट है, इसकी जांच के लिए आज आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस अड्डे के अंदर एक मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान टीवी9 संवाददाता पुनीत शर्मा भी मौजूद थे। आइए आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी भी टेरर अटैक से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है। कश्मीरी गेट आईएसबीटी बस स्टैंड पर इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है। आप देखेंगे एक बॉम्ब की कॉल हुई कि कश्मीरी गेट बस अड्डे पे एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंचे और आप देखेंगे स्ट्रेचर अंदर लेकर के जा रहे हैं। जो तमाम लोग बस स्टैंड के अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। किसी को भी अब अंदर यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा। मॉक ड्रिल बॉम्ब ब्लास्ट की कॉल हुई और जिसके बाद आप देखेंगे जो दिल्ली पुलिस की अत्याधुनिक हथियारों से लैस की टीम AK-47 और AK-56 को लेकर के ये लोग अंदर आईएसबीटी के उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट की कॉल की गई और आप देखेंगे कि पूरे एरिया को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। काफी तेजी से दिल्ली पुलिस एक्शन में आई है कि जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उन सभी को यहां से बाहर निकाला जाए। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की एडिशनल फोर्स है जो कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस है वो अंदर पहुंच चुकी है ताकि अगर कोई भी टेररिस्ट अंदर आईएसबीटी के मौजूद हो तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको पकड़ा जा सके। और इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे साफ शहर बना है। दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया।
इस बार सुपर स्वच्छ लीग 5 श्रेणियों में बांटी गई। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। अनुरोध करते हैं सबसे पहले कि इंदौर की टीम कृपया मंच पर पधारे। स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 कैटेगरी थी। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग शहर कैटेगरी में पहला स्थान इंदौर का रहा, दूसरे स्थान पर सूरत रहा, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई, जबकि चौथे स्थान पर विजयवाड़ा सम्मानित हुआ। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग शहर कैटेगरी में पहले स्थान पर नोएडा, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर मैसूर रहा। जबकि स्वच्छ शहर पुरस्कार कैटेगरी की बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में पहले स्थान पर अहमदाबाद रहा, दूसरे स्थान पर भोपाल रहा, जबकि तीसरे स्थान पर लखनऊ रहा। पूरे देश ने मिलकर स्वच्छता को अपना मिशन बना लिया और जो काम आजादी के 70 साल में नहीं हो पाया था उस काम को करके दिखाया है। इस मिशन को सफल बनाने वाले हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे सभी सफाई कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। हाल ही में हुए हमले के बाद बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया धार्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। सिंगर गुरुग्राम छोड़कर वृंदावन पहुंचे हैं। बीते सोमवार को जानलेवा हमले के बाद राहुल फाजलपुरिया धार्मिक दौरे पर हैं। अपने करीबियों के साथ फाजलपुरिया ने वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन किए और माथा टेका। इसके बाद वो प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। राहुल और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल महाराज जी से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर सोमवार शाम को कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। इस हमले में राहुल बाल बाल बच गए थे। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में विशाल नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त ने कई दिन तक राहुल की रेकी की और उसके आने जाने की पूरी जानकारी अपने साथियों को दी थी। इसी सूचना के आधार पर फायरिंग की गई थी। बता दें कि गुरुग्राम में साउथ पेरिफेरल रोड पर थार सवार राहुल फाजलपुरिया पर कार सवार बदमाशों ने अटैक किया था। केंद्र सरकार पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ा रही है। मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में केंद्र सरकार ने 50% से ज्यादा पूंजीगत निवेश किया है। इससे वित्तीय घाटे पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। देश की तरक्की में पूंजीगत निवेश की अहम भूमिका होती है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरी सेक्टर पर बजट का बड़ा हिस्सा व्यय करती है, जो पूंजीगत निवेश कहलाता है। पीएम मोदी का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खास जोर रहा है। कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती 2 महीने यानी अप्रैल मई में पूंजीगत निवेश में 54% की वृद्धि हुई है। इससे राजकोषीय घाटे पर ज्यादा असर नहीं हुआ और ये 13,000 करोड़ रहा। रिजर्व बैंक से मिले अतिरिक्त फंड ने घाटे को कम किया है। सरकार को कुल 7.32 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें 3.5 लाख शुद्ध टैक्स से और 3.56 लाख करोड़ गैर कर राजस्व है। साल दर साल टैक्स राजस्व में 10% और गैर कर राजस्व में 41.8% का इजाफा हुआ। केंद्र सरकार ने 2.21 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय किया। ICRA ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का पूंजीगत व्यय 0.8 लाख करोड़ बढ़कर 12 लाख करोड़ हो सकता है। मौजूदा कर संग्रहण को देखते हुए उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष 2026 में केंद्र फिस्कल डेफिसिट के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगा। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में आने वाले भक्तों ने खुलकर दान किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। मां विंध्यावासिनी के दरबार में लगी दान पेटिका को खोला गया तो किसी को इसका एहसास नहीं था कि इसमें इतनी भारी भरकम रकम होगी। गिनती पूरी हुई तो पता चला कि दान की इतनी राशि तो पहले कभी नहीं आई। नायब तहसीलदार की देखरेख में कड़ी सुरक्षा के बीच मां पंडा समाज कार्यालय में हुई गिनती में दान पात्र में कुल 53,99,886 रुपए प्राप्त हुए।